तो HTET PGT 2023 बायोलॉजी, ये जो है बायो का हम PYQ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप चाहो तो पेन और नोट्स के साथ बैठ सकते हो, ठीक, वरना ये PDF आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कितने क्वेश्चंस NCERT से बाहर के आए हुए थे। नोट करके लिखा है कि 14 क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ NCERT आए हुए थे। और NCERT पढ़ने के बाद भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप एग्ज़ाम हॉल में अगर बैठे होते तो सॉल्व नहीं कर सकते थे, या फिर कन्फ्यूजन और इन सब की वजह से थोड़ा सा गलत हो सकता था, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे जो 111 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नंबर है कितने क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे प्लांट टैक्सोनॉमी, इससे एक क्वेश्चन आया था। प्लांट रिप्रोडक्शन एक ही क्वेश्चन है। इवोल्यूशन से एक ही क्वेश्चन है। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इससे एक ही क्वेश्चन है। प्लांट एनाटॉमी से एक ही है। डिजीज से एक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी एक ही क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे इसीलिए अलग से लिख दिया है कि 1 MCQ ईच। तो ये आप समझ गए कि 111 का मतलब क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे लिखा है कि नेम ऑफ यूनिट, ये MCQ नंबर। तो ये नंबर ये नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन है, ये बस ऐसे है कि टोटल कितने क्वेश्चंस थे। मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से, 11 क्वेश्चंस हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक दोनों से 6 क्वेश्चंस थे। इसका मतलब इसमें टोटल 12 आएगा। तो 6 इसलिए लिखा है, 6 इतने क्वेश्चंस आए थे। 6 सवाल थे प्लांट फिजियोलॉजी से और बायोटेक से। 5 क्वेश्चंस थे ये मोल बायो और इकोलॉजी से। 4 क्वेश्चंस थे प्लांट किंगडम और सेल बायो से। उसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। 3 क्वेश्चन एनिमल किंगडम से है, 3 क्वेश्चन जेनेटिक से है, 3 ही बायोमोलिक्यूल से हैं, ठीक। 2 क्वेश्चन प्लांट मॉर्फोलॉजी से हैं। ये बस ऐसे क्यूट लग रहा था तो इसको यहाँ पे चिपका दिया है, ठीक। तो एनालिसिस हमने देख लिया यहाँ पे कि कितने यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है मतलब 91 से, जहाँ से आता है वहीं से नंबर भी लिया है, ठीक। और हेट्रोसिस्ट आर द सेल्स प्रेजेंट इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप सोल्यूशन पार्ट में जाओगे तो जो NCERT है उसमें लिखा हुआ है, NCERT की लाइन है कि सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको बोलेंगे हेट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल दिया है नॉस्टक अनाविन। ध्यान रहे लिखा क्या है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे पहला सही है, ठीक। बाकी के जो ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया लाइट का इस्तेमाल करते हैं फॉर एनर्जी बट डू नॉट फिक्स नाइट्रोजन। कीमोसिंथेटिक की बात करी जाए, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो ये जो है दीज बैक्टीरिया यूज केमिकल रिएक्शंस फॉर एनर्जी नॉट हेट्रोसिस्ट। और फिर हेट्रोट्रॉफिक की बात करी जाए तो ये जो है कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर एनर्जी के लिए, डू नॉट इन्वॉल्व हेट्रोसिस्ट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है स्प्लाइसियोसोम से प्री mRNA, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को सर्कल बनाएंगे, पार्ट ऑफ द स्प्लाइसियोसोम प्री mRNA, 5 टाइप्स ऑफ SNRNA, नॉन SNRNP, स्प्लाइसिंग फैक्टर्स, राइबोजाइम। तो ध्यान रहे ये जो है, जो नेक्स्ट टाइम जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 टाइप्स ऑफ SNRNA, तो नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं आपसे, ठीक। तो इसलिए पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहोगे तो बेटर रहेगा। ऑप्शंस देखें अगर, प्री mRNA तो ये सबस्ट्रेट होता है दैट अंडरगो स्प्लाइसिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो स्प्लाइसियोसोम होता है ये कॉम्प्लेक्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए प्री mRNA से। जैसे ये है अगर प्री mRNA का स्ट्रैंड, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे है इंट्रॉन एक्सॉन, तो ऐसे अगर है तो वो इंट्रॉन्स को ही रिमूव करेगा, ठीक, स्प्लाइसिंग के दौरान। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्री mRNA 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकते हैं। तो ये नंबर लिखा हुआ है कि U1, U2, U4, 5 और 6, 3 नहीं है, ठीक, SNRNA का, और इसेंशियल कंपोनेंट होता है इसका। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन SNRNP स्प्लाइसिंग फैक्टर्स, तो बहुत सारे प्रोटीन्स जो असिस्ट करते हैं स्प्लाइसिंग में, पार्ट नहीं है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के। आपके एग्जाम में पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं फुल फॉर्म वाले, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। SNRNP का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ठीक। उसके बाद यहाँ पे वही लिखा हुआ है। राइबोजाइम की बात करी जाए, चौथा वाला, तो ये इनकरेक्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है। इट रेफर्स टू द RNA मॉलिक्यूल्स विद कैटालिटिक एक्टिविटी, इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन इसका, ये वाला जो है 92, इसका कौन सा सही होगा,
इसका सही होगा। नॉट पूछा था तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। राइबोजाइम नहीं है, इसीलिए फोर्थ करेक्ट आंसर है। उसके बाद 93 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, पूछा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम बता दो इन ए हेल्दी इंडिविजुअल कार्डियक साइकिल। फैक्चुअल डेटा है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो ये 5000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये टोटल में आएगा। 4 लीटर भी टोटल के आसपास है। 50 ml काफ़ी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 70 है इसी को सही मानेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर आप NCERT की लाइन देखोगे, ये लिखा है अलग से, तो लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT से ही आया हुआ था। अगला देखते हैं, प्रिडिक्ट इफ अ प्रोटीन molecule have a sequence of the following amino acid, what may be the sequence of nucleotide in genetic code mRNA के अंदर। तो ये दिया हुआ है मेट, ऐसे लिखा हुआ है, तो मेथियोनिन है, ध्यान रहे, मेथियोनिन, फेनिल एलेनिन और सेरिन। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है डिटेल, ये कुछ नाम दिए हुए हैं कोड के तरीके से। ये है चार्ट जो कि NCERT में ये आपको मिल जाएगा, ये चार्ट। तो वहाँ पे ये सेरिन पूछा था, तो ये सेरिन वाला है, और ये U फेनिल एलेनिन का है, और उसके बाद AUG मेथियोनिन का है। तो यहाँ से अगर आप जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 94 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? सेकंड फैक्चुअल है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 95 की बात करी जाए तो यहाँ पे बोल रहा है कि ह्यूमन आई में 3 तरीके के कोन्स होते हैं विच पजेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट्स। प्राइमरी कलर्स की बात करी गई है RBG, रेड, ग्रीन और ब्लू। एक्सप्लेनेशन पार्ट में दिया है कि जब ये सभी कोन्स स्टिमुलेट करे जाते हैं तो इक्वली अ सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। तो अगर आप फिजिक्स ठीक ठाक जानते हो तो आपको पता होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा पहला, दोनों ही सही है। उसके बाद यहाँ पे इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज आर लोकेटेड विद इन लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। सभी के सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो अगर NCERT में आप देखोगे तो एक लाइन लिखा हुआ है कि देयर इज अ लिम्फॉइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स ब्रैकेट में दिया है कि रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो ये तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो ये सही हो जाएगा। और ये फुल फॉर्म है MALT, मॉल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज। इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये जो है इसका डायग्राम है। मेटल्स एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल इज प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, सभी के सभी ऑप्शंस। तो यहाँ पे 97 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा सभी के सभी। और यहाँ पे ये जो क्या करता है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये मेटल्स हेल्प करते हैं कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल गैसेस को, जैसे CO वगैरह को, लेस हार्मफुल में, जैसे कि वाटर, CO2 एक्सेट्रा। इनमें से कौन सा पॉलीकार्पिक प्लांट है? तो बैम्बू, सनफ्लावर, पी और पियर। करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे पियर करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन पार्ट में मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक का डिटेल यहाँ पे चार्ट दे दिया था। जैसे लाइफ साइकिल में सिंगल लाइफ साइकिल होता है, अक्सर यहाँ पे ना जो एग्जाम्पल्स है वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे राइस, व्हीट, कैरेट, मैंगो, ग्रेप्स और एप्पल, ये इनके एग्जाम्पल्स थे, पॉली के और ये मोनो के, ठीक। और ये यहाँ पे दिया हुआ है, अगेन आप देख सकते हो, मोनोकार्पिक एग्जाम्पल है, फ्लावरिंग ओनली वंस इन देयर लाइफ स्पैन, और यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम्स है। एग्जाम्पल दिया है व्हीट और बैम्बू इसका आएगा, और इसका पॉली का मैंगो और एप्पल्स, फ्रूट्स वगैरह मतलब। अब यहाँ पे वही डिटेल में लिखा हुआ है, जैसे आप देखोगे लिखा है कि जनरली मोनोकार्पिक है बैम्बू, ये भी मोनो है और ये भी मोनो कंसीडर किया जाता है। एरिल, लीची आपने अगर खाया हो तो आपको पता होगा कि जो एडिबल पार्ट है उसी को बोलते हैं। तो इंटीग्यूमेंट्री ग्रोथ, आउट ग्रोथ ऑफ यूनिकल, परसिस्टेंट न्यूसिलस, आउट ग्रोथ एट द माइक्रोपाइल। करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे फर्स्ट को भी सही माना है और सेकंड को भी सही माना है। और ये है, ये जो है ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। एरिल, ये जो वाइट पार्ट है इसको बोलेंगे ये एरिल है, ये सीड है ये, और ये पेरिकार्प है, ये फ्यूनिकल है, और ये जो है कनेक्टेड एरिया है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनको अगर हम एक्सप्लोर करते हैं, जैसे इंटीग्यूमेंट्री ग्रोथ की अगर बात करी जाए तो एरिल जो है वो इसका आउट ग्रोथ नहीं होता है, आउटर लेयर ऑफ द ओइल का। ये ऑप्शंस रेफर करता है स्ट्रक्चर जैसे कि सीड कोट वगैरह।
ठीक, तो दैट डेवलप इनटू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इसका एरिल से लेना देना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो परसिस्टेंट न्यूक्लियस है वो जो है, मेरे देखे क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल होना चाहिए। ठीक, पर यहाँ पे दोनों को ही सही मान लिया है। परसिस्टेंट न्यूक्लियस एक टिश्यू है इनसाइड द ओयूल, और ये कभी कभी जो है रह जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद भी। हाउएवर ये इससे डिराइव नहीं होता है, फ्यूनिकल से होता है। आउटग्रोथ एट द माइक्रोपाइल दिया था, तो माइक्रोपाइल ओपनिंग होता है इन द ओयूल थ्रू विच पॉलन एंटर्स, बट ये जो एरिल है इसमें नहीं आता है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे वही लिखा हुआ है एरिल के बारे में। ठीक, ये कुछ फ्रूट्स हैं और उनके एडिबल पार्ट्स हैं, जैसे आप देखोगे तो कई बार ना मैच द फॉलोइंग के लिए आ जाता है। जैसे एप्पल है तो उसका क्या है, फ्लैशी थैलेमस, पियर है तो फ्लैशी थैलेमस, मैंगो है तो मीजोकार्प, गुआवा है तो एंटायर फ्रूट, ग्रेप्स है तो पेरिकार्प प्लेसेंटा, पपाया है तो मीजोकार्प। उसके बाद कोकोनट का एंडोस्पर्म आ चुका है ऑलरेडी ये, टोमेटो है तो पेरिकार्प प्लेसेंटा, बनाना है तो मीजोकार्प है एंडोकार्प। उसके बाद यहाँ पे लीची है तो एरिल, मलबेरी है तो एंटायर फ्रूट, जैक फ्रूट है तो ये, और पाइनएप्पल है तो ये, ऑरेंज है तो जूसी हेयर, वीट है तो स्टार्ची एंडोस्पर्म, वीट है तो, और कैश्यू नट है तो पेडंकल कॉटिलिडेंस, ग्राम है तो ये, और ग्राउंड नट है तो कॉटिलिडेंस। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एक टीजीटी आर्ट में क्वेश्चन आया हुआ था कि मैंगो का बता दो। ठीक, तो उसी के नीचे थोड़ी सी पीवाई दी है, इसका आप सॉल्व कर लेना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटिक, तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटिकेल्स है, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन है, जीन थेरेपी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो ट्रिटिकेल्स है, वीट राई, ट्रिटिकेल्स क्या है, ये जो है, एक सेकेंड, रीज़न क्या दिया है, जो ट्रिटिकेल्स है वो एक हाइब्रिड है वीट और राई के बीच में, एक ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्रॉस ब्रीडिंग का अच्छा एग्जाम्पल माना जाएगा, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग का अच्छा एग्जाम्पल माना जाएगा, पार्ट है जो कि, लेकिन ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक नहीं माना जाएगा। ठीक, बाकी सबको हम मानेंगे, वही यहाँ पे डिटेल में वो चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक, ये अगला है, ये फेवरेट है, एचटेट पीजीटी का जो टॉपिक है, जो एग्ज़ाम है, वहाँ पे जब भी आप एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इनका फेवरेट होता है, और एक ये स्पीशीज़ का जो इंटरेक्शन है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये फेवरेट है। तो पूछा है अमेंसलिज्म, तो मैंने आपको बताया था कि C+ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आप अगर C+ आपको याद है तो A- अपने आप हो जाएगा, तो और 0 रहेगा ही, क्योंकि जो 0-1 बाइनरी होता है ना सिस्टम, उसमें कंप्यूटर में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 11-12 में, तो आपको पता होगा 0-1 लैंग्वेज होता है कंप्यूटर का। तो यहाँ पे हम उससे अगर जाएँ, बस ट्रिक है इसका, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बायोटिक इंटरेक्शन में अमेंसलिज्म क्या आएगा, ये आएगा -, और 0 करेक्ट आंसर है, और +0 कमेंसलिज्म हो जाएगा, -+ प्रेडेशन और पैरासिटिज्म हो जाएगा, और वही चीज़ +- भी है। यहाँ पे ये जो टेबल है इसको आपको रट लेना है, और रटने जैसा कुछ खास नहीं है, जैसे कॉमन सेंस भी याद हो जाएगा। जैसे म्यूचुअलिज्म है तो ++ दोनों को फ़ायदा होगा, कॉम्पिटिशन है दोनों का घाटा होगा। अच्छा, एक चीज़ ये है, और प्रेडेशन तो +- से लाइन डियर, और पैरासिटिज्म अगेन +-, कॉमेंसलिज्म +0, एक 0 का मतलब होता है अनअफेक्टेड, पढ़ के आओगे पता होगा। ठीक, यहाँ पे मैच कराने बोल रहा है कि कॉलम 1 कॉलम 2, अडेल्फस, सिनजेनेशियस, गाइनोस्टीजियम, एपिपेटलस, सिनेंड्रस। तो यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है डिटेल में यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे सबसे पहले देख लेते हैं ना कि एनसीईआरटी में लाइंस क्या दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये स्टामेन ऑफ फ्लावर्स में बी यूनाइटेड विद द अदर मेंबर्स, जैसे कि पेटल्स या दूसरे, जब स्टामेन अटैच होता है पेटल से तो उनको बोलेंगे एपीपेटलस, ब्रिंजल वगैरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है। और स्टामेन ए फ्लावर में रिमेन आइदर फ्री, तो उसको पॉलीएंड्रस बोलेंगे, तो इसका मतलब एपीपेटलस दिया हुआ है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे मोनोअडेल्फस में बी यूनाइटेड इनटू 1 बंच या फिर बंडल, और डाइअडेल्फस 2 बंडल्स, और पॉली मतलब बहुत सारे बंडल्स। ठीक, इतना दिया हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, इसको देखो, बाकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जैसे ये। ठीक, तो ये देख लेते हैं, एक ये जो है अडेल्फस क्या है, स्टामेन जो है फ्यूज्ड होते हैं, ये फ्यूज्ड जो एंड्रोशियम होता है उनके फॉर्म्स हैं, तो स्टामेन फ्यूज्ड होते हैं बाय देयर फिलामेंट्स, बट एंथर्स फ्री, तो एंथर्स फ्री हैं, और एडेल्फस यहाँ पे दिया भी था एडेल्फस, तो एंथर्स फ्री हैं, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या था, ये यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है, ये सिनजेनेशियस या फिर सिनेंथेरस, नेक्स्ट टाइम अगर हो सकता है लिखा है सिनेंथ्रस तो कंफ्यूज मत होना या चौंकना मत कि ये क्या है, ये इसी को ही बोलते हैं। यहाँ पे फिलामेंट्स ऑफ स्टामेन फ्री होता है, एंथर्स फ्यूज होता है बाय देयर साइड्स,
ताकि ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना सके अराउंड द स्टाइल। एग्जाम्पल इसका अच्छा होगा सनफ्लावर का। सिनेंड्रस दिया हुआ है जब 2 फिलामेंट्स और एंथर ऑफ द स्टामेन फ्यूज होते हैं कम्प्लीटली, इसका अच्छा एग्जाम्पल दिया है क्यूकुरबिटा। तो सिनेंड्रस में दोनों ही फ्यूज़ होने चाहिए। और तो यहाँ पे अगर हम ये जो सिनेंड्रस है इसको इनमें से मैच कराना चाहें तो सिनेंड्रस फिलामेंट्स एंड एंथर्स फ्यूज्ड, दोनों ही फ्यूज्ड है ना, ठीक। तो यहाँ पे जो ई है इसका 3 होना चाहिए। अब हम अगर ऑप्शंस देखते हैं, ये है ऑप्शंस, तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ई जो है इसका 1 2 3 और 5 3 है। इसके थ्रू हम एलिमिनेट भी कर सकते थे कि बाकी सब गलत है और सिर्फ क्योंकि ये 3 है ये सही है तो ये सही होगा, बाकी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद थोड़ा सा और दिया हुआ है यहाँ पे, स्टामेन्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, थोड़े से फॉर्म ऑफ एंड्रोशियम जैसे कि पॉलीएंड्रस, इसके एग्जाम्पल्स, एपीपेटलस के एग्जाम्पल्स, और एपीफाइलस, एपीसेपेलस, बहुत सारे हैं। तो इनको आप पढ़ोगे और पीडीएफ में रहेगा, ठीक है, चाहो तो नोट्स बना सकते हो, ठीक। क्योंकि अगर एक टॉपिक से एक जगह से पूछा है, जैसे अगर आगे आप जाके देखोगे तो जो ये सिस्टी सर्कस लावा, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था 2023 में, इसीलिए भी पूछा है, ठीक। इसलिए पीवाईक्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। इनमें से कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इसमें ऑस्मोसिस सब जानते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये जो है यहाँ पे रिक्वायर्स अ लिविंग मेम्ब्रेन, वही लिखा हुआ है, एंड एनर्जी, ठीक। और यही चीज़ है, मल्टीपल एलील्स आर लोकेटेड ऑन, तो डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, रैंडमली ऑन द क्रोमोसोम्स, सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, या फिर ऑन अ सिंगल क्रोमैटिड। तो यहाँ पे अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो थर्ड वाला करेक्ट आंसर आएगा, वो ये है कि सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जब एनसीईआरटी की बात करी जाए तो क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो है, डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, इतना दिया हुआ है। उसके बाद लिखा है कि मोर देन 2-3 एलील्स गवर्न इन द सेम कैरेक्टर, or since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made। तो एक तरीके से इसी में ही अगर हम देखें तो ये आंसर आ जाएगा, सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है इनकरेक्ट है, डिफरेंट लोकाई लिखा हुआ है, इनकरेक्ट है पहला ऑप्शन। मल्टीपल एलील्स जो है लोकेटेड होते हैं डिफरेंट लोकाई पे, बट एट द सेम लोकस, रैंडमली ऑन द क्रोमोसोम लिखा है, दूसरा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है। एलील्स जो है वो रैंडमली प्लेस नहीं होते हैं, ये जो है एट ए स्पेसिफिक लोकाई होते हैं, ठीक। उसके बाद लिखा है कि सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये करेक्ट है। मल्टीपल एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन लोकेटेड एट सेम लोकस, ऑन अ सिंगल क्रोमैटिड, इनकरेक्ट है। एलील्स जो है लोकेटेड होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे, नॉट स्पेसिफिकली ऑन अ सिंगल क्रोमैटिड्स। ये है अगला क्वेश्चन, अफ्लाटॉक्सिन, ये मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू में आता है। तो अफ्लाटॉक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, क्लेडोनिया, इनमें से सब के सब फंगी से रिलेटेड है, लेकिन क्लेडोनिया एक लाइकेन है, तो यही जो है नॉट पूछा है, तो इसलिए हम डी लगाएंगे। यहाँ पे वही लिखा है जीनस ऑफ लाइकेन है और इसीलिए, ठीक। तो जो बीएससी लेवल के टेक्स्ट बुक होंगे उस टेक्स्ट बुक में अगर आप जो फंगी का एप्लीकेशन वाला पार्ट है वहाँ से थोड़ा सा अगर आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, ठीक। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जो प्लांट किंगडम का टॉपिक है जिसमें अलग से ही अगर ऐड कर लें, हालांकि माइक्रोबायो में आता है लेकिन उसके पहले भी थोड़ा बहुत, तो जैसे एल्गी है, फंगी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनके जो एप्लीकेशन पार्ट होते हैं सिर्फ वो पार्ट, और प्लस जो थोड़े से फैक्चुअल, जैसे कि आप देखोगे अभी आगे जाके तो पैरासिटिक ग्रीन एल्गा से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पैरासिटिक ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स, तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बाकी सब छोड़ देना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। जैसे अगर आप ROI देखते हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ से अगर आप देखोगे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आने हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप 700-800 पेजेस के बुक्स पढ़ते हो, ठीक, या उससे नोट्स बनाते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को सर्कल बनाएंगे, पार्ट ऑफ द नर्व सेल बॉडी, तो निजल बॉडी, सेंट्रियोल्स, लाइपोक्रोम ग्रैन्यूल्स और माइलिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आता है, जो ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है वो दिया है कि 2 और 4 बोथ आर करेक्ट। तो इन्होंने सेंट्रियोल को भी माना है और माइलिन को भी माना है, लेकिन मैंने माइलिन को माना है, ठीक। लेकिन जो उन्होंने माना है वही तो सच माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, ये डायग्राम ऐसे दे दिया है, सुंदर लग रहा था तो आप देख लेना इसको। और
एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडीज कॉल्ड नेजल ग्रैन्यूल्स। अब यहाँ पे माइलिन इनकरेक्ट है, क्योंकि माइलिन जो है एक फैटी इंसुलेटिंग शीथ एक्सॉन के आसपास होता है, बट इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल्स, और ये जो है इसका पार्ट नहीं होता है। नेजल बॉडी करेक्ट है, डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे नीजल बॉडीज क्लस्टर्स होते हैं आर के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और राइबोसोम्स के फाउंड इन साइटोप्लाज्म, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सेंट्रियोल्स को यहाँ पे करेक्ट माना है, क्योंकि प्रेजेंट होते हैं, ये सेल डिवीजन में रोल प्ले करते हैं, दो नॉट डायरेक्टली इन द मेच्योर न्यूरॉन्स, लेकिन थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं, स्टिल प्रेजेंट, और इसीलिए डायरेक्टली नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए मे बी एग्जामिनर ने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है 106 इसको माना है कि यहाँ पे 2 और 4 बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक, तो रीज़न बताते चलूँ आपको। लाइपोक्रोम ग्रैन्यूल्स ये करेक्ट है, और यहाँ पे ये एक पिगमेंट मिला तो लिख दिया यहाँ पे, जैसे ये पढ़ोगे आप, जैसे दीज पिगमेंट्स ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व बॉडी सेल्स, सेल बॉडी, पर्टिकुलरली इन ओल्डर न्यूरॉन्स, जो कंटेन करते हैं लाइपोफिशिन पिगमेंट्स। तो एक बार देख लेना। ठीक, माइलिन पार्ट नहीं है, बाकी सब है। इनमें से कौन सा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड प्लाज्मा? तो हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, या फिर हेल्प इन कैरिंग CO2। एल्ब्यूमिन हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में, एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज़ लिखा हुआ है और पूरा उठा के यहाँ पे लिख दिया है। तो फर्स्ट 107 का फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट में थोड़ा सा लिख दिया था ये कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड, हेल्प करता है रिटेन वाटर विद इन द ब्लड वेसल्स एंड प्रिवेंट करता है फ्लूइड को फ्रॉम लीकेज। ठीक, और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रेगुलेट करके रखता है। दूसरे ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो है ग्लोब्यूलिन का फंक्शन है, जैसे कि एंटीबॉडीज एटसेट्रा। इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग अगेन इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो है फाइब्रिनोजन का फंक्शन है। हेल्प इन कैरिंग CO2 इनकरेक्ट, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन इन RBCs प्राइमरीली कैरीज ऑक्सीजन और कुछ CO2s, ना कि एल्ब्यूमिन। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, को सर्कल बनाएंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, पोरफायरिन, सीरोटोनिन, एड्रेनलिन या फिर इंसुलिन। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इंसुलिन एक हार्मोन है प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियास, ये कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। और यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन है, जैसे कि पोरफायरिन, ये प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, जैसे कि ग्लाइसिन, ग्लूटामेट। सीरोटोनिन की बात करी जाए तो ये सिंथेसाइज्ड होता है फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। जो एड्रेनलिन है ये सिंथेसाइज्ड होता है फ्रॉम अमीनो एसिड टायरोसिन। तो यहाँ पे सभी के सभी एंड प्रोडक्ट्स होते हैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? 108 इसका आएगा इंसुलिन, हार्मोन है। ठीक, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 109। यहाँ पे why do cartilaginous chondric thighs fishes swim continuously? To avoid sinking, to breathe properly, they are predaceous, they are cold blooded। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, why do chondric thighs fishes swim continuously? तो जो डिमांड होगा क्वेश्चन का उसी को एड्रेस करेंगे। जैसे देखने में ऐसा लगता है कोल्ड ब्लडेड भी सही हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। तो ये जो है पहला करेक्ट हो जाएगा, उसी की लाइन है, तो इसमें क्या ही एक्सप्लेन करना। ठीक, बाकी यहाँ डिटेल में लिखा है कि कार्टिलेजिनस फिशेस कॉन्ड्रिक थाइस, जैसे कि शार्क्स, रेस, इनके पास स्विम ब्लैडर नहीं होता है, जो इनको हेल्प करता है, मोस्ट फिश को मतलब हेल्प करता है मेंटेन बायोंसी। इंस्टेड ये लार्ज लिवर पे रिलाई करते हैं। ठीक, और बायोंसी के लिए, और इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है ताकि टू प्रिवेंट द सिंकिंग, डूब न जाए, बिकॉज देयर बॉडी डेंसिटी इज ग्रेटर दैन द वाटर। नेक्स्ट टाइम क्या पता आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में देखने मिल जाए कि किसकी बॉडी डेंसिटी ग्रेटर होती है दैन वाटर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला दिया है कि दे ब्रीथ प्रॉपरली, इनकरेक्ट है, क्योंकि कुछ स्पीशीज फिशेस के होते हैं नीड टू स्विम टू फोर्स वाटर थ्रू देयर गिल्स। प्राइमरी रीजन कंटिन्यूस स्विमिंग का वही होता है कि भाई हम डूबे नहीं, ये नहीं होता है। ठीक, दे आर प्रेडेशियस, इनकरेक्ट, बीइंग प्रेडेशियस कोई मेन रीज़न नहीं है। ठीक, वो वही मेन रीज़न है। यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड की बात करी गई है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि बीइंग कोल्ड ब्लडेड डज नॉट डायरेक्टली रिलेट टू दिस नीड। बहुत सारे हैं एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड वाले जो कि उनको हमेशा ही स्विम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। ये कुछ एक इन्फोग्राफिक मिल गया था, अच्छा लग रहा था तो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। जैसे जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, इनके एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार आया है। स्केट्स है, रेज है, शार्क्स है, सॉफिश है। एक नज़र देख लेना जब PDF आपको मिलेगा। और ये जो है ये PYQ है, आपके एग्जाम का नहीं है, किसी और का है, पर है ये काइमेरा होलोसिफेलिस से रिलेटेड है।
ठीक, यहाँ पे ओपेरॉन से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ओपेरॉन है, लैक, टीआरपी, आरा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि लैक ओपेरॉन जो है ये एक वेल नोन ओपेरॉन है, सब जानते होंगे, इकोलाई से रिलेटेड, इन इकोलाई बैक्टीरिया लाइक इन बैक्टीरिया लाइक इकोलाई, बट जो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज को। टीआरपी की बात करी जाए तो इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन, ये रेगुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ द अमीनो एसिड इन बैक्टीरिया। और आरा ओपेरॉन की बात करी जाए तो ये जो है रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अरेबिनोज, ठीक, इन इकोलाई, कंट्रोल करता है एंजाइम को जो इनके यूटिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सभी के सभी ओपेरॉन्स की ही एग्जांपल्स हैं जो कि क्लस्टर्स ऑफ जीन्स होते हैं कंट्रोल्ड बाय सिंगल प्रमोटर, और ये जो है इन्वॉल्व होते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बैक्टीरिया में। ठीक, तो यहाँ पे सभी के सभी सही हो जाएंगे ये चारों। 110 हो गया, आगे चलते हैं 111। ये यहाँ पे काफ़ी रिपीटेड भी वाई क्यों है। रोज़ी नाम सुनने से आपको लग जाना चाहिए कि मिल्क से रिलेटेड है, तो ए का सेकंड हो जाएगा। तो 1 में दिया है ए का सेकंड हो गया, सेकंड। तो और ये एम्फीसेमा एंटीट्रिप्सिन, तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 और ये 1 और 2। तो यहाँ पे 1 1 1 का करेक्ट आंसर 1 आना चाहिए, 1 एलिमिनेशन के थ्रू। एलिसा जो है वो टेस्ट है एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक, रोज़ी प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, रोज़ी जो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड काऊ है यूज टू प्रोड्यूस मिल्क विद द ह्यूमन प्रोटीन, प्रोटीन कई बार पूछा जा चुका है। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन एक मिल्क प्रोटीन है यूज्ड इन इन्फेंट फार्मूला। एलिसा टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी, एलिसा का फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान से देख लेना, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आ चुका है, मतलब ये नहीं आया है, फुल फॉर्म के तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी टेस्ट में टू डिटेक्ट एंड मेजर्स दीज एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस। उसके बाद आरओपी दिया है, तो कोड्स फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन प्लाज्मिड रेप्लिकेशन, आरओपी रेप्लिकेशन ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन है, इन्वॉल्व होता है इन रेगुलेटिंग प्लाज्मिड रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। एम्फीसेमा एंटीट्रिप्सिन, एम्फीसेमा एक लंग कंडीशन है ऑफ्टन लिंक्ड विद टू अ डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एक प्रोटीन है जो प्रोटेक्ट करता है लंग्स को फ्रॉम डैमेज बाय एंजाइम्स जैसे कि इलेस्टेज। ठीक, तो इस एंजाइम से कोई मतलब नहीं है, बस एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया था यहाँ पे। सभी के सभी लाइन्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं, क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड एनसीईआरटी का है। ठीक, गैस्ट्रोपॉड्स देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से नहीं है, और अभी आगे हम देख लेंगे कैसे, मतलब अप्रोच क्या होनी चाहिए एस्पिरेंट की जब पूरा खत्म हो जाएगा। इन गैस्ट्रोपॉड्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी अंडरगोस टॉर्जन, तो विजरल मास, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं ना उन्हीं को विजरल मास बोलते हैं। अंडरगोस टॉर्जन थ्रू 180 डिग्री, हेड एंड फूट अंडरगोस, ये गलत है। होल बॉडी अंडरगोस, ये भी गलत है। विजरल मास रिमेन फिक्स्ड, ये भी गलत है। तो एलिमिनेशन के थ्रू अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट वन जो है वो 112 का सही हो जाएगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर आपने बीएससी में ठीक ठीक पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। इन गैस्ट्रोपॉड्स टॉर्जन एक प्रोसेस है ड्यूरिंग डेवलपमेंट जहाँ पे विसरल मास जो है जो कंटेन करता है इंटरनल ऑर्गन अंडरगोज 180 डिग्री रोटेशन, ये रोटेशन जो है लीड्स टू पोजिशनिंग ऑफ एनस और गिल्स एबव द हेड, जो कि गैस्ट्रोपॉड बॉडी प्लान का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। बाकी इनकरेक्ट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेड फूट अंडरगोज टॉर्जन, तो ये लिखा हुआ है कि टॉर्जन स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्स विजरल मास, नॉट दिस। ठीक, और 180 डिग्री। द होल बॉडी अंडरगोज टॉर्जन इनकरेक्ट है क्योंकि विसरल मास अंडरगोज टॉर्जन, पूरी की पूरी बॉडी नहीं जाती। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे थे कि मास जो है वो फिक्स रहेगा, नहीं फिक्स नहीं होता, अंडरगोज टॉर्जन प्रोसेस डेवलपमेंट के दौरान। तो ये जो है आप देखोगे ये पहला स्टेप है टॉर्जन का, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एनस, वाटर करंट, फूट, माउथ, गिल्स, ये सेकंड, ये थर्ड। तो आप देखोगे फर्स्ट में और 5 में ये वाटर करंट कहाँ पे है फर्स्ट में, और ये वाटर करंट कहाँ पे है 5 में, यही टॉर्जन का प्रोसेस है। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ, तो यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो राइबोसोमल आरएनए, सेल एनवेलप कंपोजिशन, हैबिटेट एंड सेल टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 113 का आएगा पहला आरएनए। सबसे पहले जो है देख लेते हैं कि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि कार्ल वूस ने प्रपोज किया था, किसके डिफरेंस पे था, तो वो जो है राइबोसोमल आरएनए पे था। ये सिस्टम डिवाइड करता है लाइफ को 3 डोमेन में, आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरिया, बेस्ड ऑन जेनेटिक डिफरेंसेस पर्टिकुलरली इन द सीक्वेंस ऑफ आरएनए, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है। दूसरे इनकरेक्ट हैं, क्यों है, क्योंकि
ये जो है सेल एनवेलप कंपोजिशन लिखा था, वाइल द कंपोजिशन ऑफ सेल एनवेलप, जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकन इन बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है इन क्लासीफाइंग बैक्टीरिया, 3 डोमेन प्राइमरीली बेस्ड होता है इस पे। तो एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। हैबिटेट सेल टाइप की बात करी जाए तो क्लासिफिकेशन जो है वो जेनेटिक डेटा पे बेस्ड होता है, हैबिटेट और सेल टाइप पे नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, यहाँ पे क्या होगा कि ये प्राइमरी फैक्टर नहीं है, ठीक। यहाँ पे पूछा था ना प्राइमरी फैक्टर बता दो। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड पीवाईक्यू, एफ्लाटॉक्सिन भी पीवाईक्यू रिपीटेड था, ये भी पीवाईक्यू रिपीटेड है। तो क्या होगा, कौन सा था 114, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ई कोलाई, न्यूरोस्पोरा, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस, थर्मोस एक्वाटिकस, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस करेक्ट आंसर होगा, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। और ई कोलाई जो है नहीं होगा, क्योंकि फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है एक्सप्लेन करना, बाकी आप देख लेना, ठीक। इंटरफेस न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड इन नॉन पोरस डबल मेम्ब्रेन, पोरस होता नॉन पोरस नहीं, तो यहाँ पे अब पोरस डबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, करेक्ट आंसर। सिंगल कट जाएगा, डबल है, मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन भी कट जाएगा, ठीक। तो एलिमिनेशन के थ्रू हम जा सकते हैं, थर्ड वाला सही हो जाएगा, वही यहाँ लिखा हुआ है। मेज में व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मियोसिस टू प्रोड्यूस 100 ग्रेन्स, तो 100, 250 और 125। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए एक म्योर डिवीजन ऑकर होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आंसर में, 1 एक्सेल टू प्रोड्यूस 1 एक्सेल 1 म्योर डिवीजन ऑकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पॉलन ग्रेन की बात करी जाए तो फॉर 1 मियोसिस 4 पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, तो इसी के थ्रू अगर हम जाते हैं तो 100 पॉलन ग्रेन्स यूनिट 25 मियोसिस इवेंट्स, मतलब 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। एक सेल की बात करी जाए तो यहाँ पे 1 एक्सेल के लिए 1 मियोसिस इवेंट रिक्वायर्ड है, तो टू प्रोड्यूस 100 एक्सेल्स यूनिट 100 मियोसिस इवेंट्स, तो इनके लिए एक सेकेंड, इनके लिए 100 मियोसिस इवेंट्स और इनके लिए 25, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मियोसिस आ जाएगा 125। क्वेश्चन क्या था, मिनिमम नंबर बता दो, 125, तो 116 का 4 सही है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस, जो एनसीईआरटी में लाइन दी हुई उसके अकॉर्डिंग इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल, यहाँ वाटर प्रूफिंग लिखा है, एक ही बात है, ठीक। सिक्रेटेड बाय कॉर्क एंड एंडोडर्मल सेल्स, ये भी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू में से एक है, तो ये सुबेरिन है। ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होगा, टैनिन नहीं होगा, क्यूटिन नहीं होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सुबेरिन जो है वो एक वाटर प्रूफ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, secreted by cork cells, phylum and endodermal cells in plants. It prevents water loss and provide protection. ग्लाइकोकैलिक्स की बात करी जाए तो ये बैक्टीरिया में देखने मिलता है, एनिमल सेल्स में, नॉट इन्वॉल्व इन वाटर प्रूफिंग इन प्लांट्स। टैनिन की बात करी जाए तो एक्ट एज ए केमिकल डिफेंस इन प्लांट्स बट डज नॉट प्रोवाइड वाटर प्रूफिंग। क्यूटिन जो है वो क्यूटिकल ऑफ लीव्स में पाया जाता है, प्रोवाइडिंग वाटर प्रूफिंग फॉर द एरियल पार्ट बट नॉट इन द कॉर्क। उसके बाद यहाँ पे ये एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, तो एक नज़र देख लेते हैं। टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips. तो water impermeable waxy material suberin, suberin हमारे काम का था, ठीक। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है, हाँ आया है बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक ग्रीन एल्गी, पोरफायरा, हार्वेला, ट्राइबॉक्सिया, सिफेलोरोस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, सिफेलोरोस करेक्ट आंसर है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कुछ कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी होते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वोलवॉक्स, सिलोथ्रिक्स, स्पायरोगैराकारा, लेकिन एक सेकेंड, पैरासिटिक नहीं दिया है। तो सिफेलोरोस जो है वो क्या है देख लेते हैं। सिफेलोरोस जो एक पैरासिटिक ग्रीन एल्गी है जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, मैंगो एक्सेट्रा। रेड रस्ट डिजीज़ कॉज करता है, और ये वही चीज़ है कि ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड स्टेम्स, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें बाकी के जो ऑप्शंस दिए थे, जैसे पोरफायरा, तो ये रेड एल्गा है, ग्रीन नहीं है। और जापान का एक वो है सुशी, नाम सुना होगा कभी, तो सुशी रैप में इस्तेमाल किया जाता है, मेकिंग इन नूरी ब्रेड, आई गेस यही नाम है। हार्वेला एक पैरासिटिक रेड एल्गी है, नॉट ग्रीन। ट्रेबॉक्सिया एक फ्री लिविंग ग्रीन एल्गी है, कॉमनली फाउंड इन लाइकेन्स, नॉट पैरासिटिक। उसके बाद यहाँ पे मैच कराने बोला है, तो देखते सही लग रहा होगा आपको, ये भी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। तो जब भी ये एसईआर की बात करी जाए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता है। और लाइसोसोम, ग्रेना, माइटोकॉन्ड्रिया, स्टेरॉइड, तो सी का 5 होगा, तो सी का 5 एक ही जगह दिया है, तो यहाँ पे
जो 119 है इसका जो है 3 करेक्ट आंसर है। सी का 5 एक जगह है, 3 करेक्ट है। एलिमिनेशन के थ्रू अगर हम देखें, पॉलीराइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, एसिड हाइड्रोलेस लाइसोसोम, एसईआर स्टेरॉइड सिंथेसिस, थाइलेकॉइड ग्रेना, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में करके लिख दिया है, पीडीएफ में आपको अच्छे से दिख जाएगा, देख लेना। ठीक, इटिकुलेशन प्लांट्स में किसके द्वारा कॉज किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, बीइंग ग्रोन इन डार्क, वायरस इन्फेक्शन। तो थर्ड करेक्ट आंसर है ये जो है इटिकुलेशन एक प्लांट रिस्पॉन्स है टू ग्रोथ इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। और क्या होता है? पेल इलोंगेटेड स्टेम, स्मॉल लीव्स, वीक स्ट्रक्चर देखने मिलता है ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल प्रोडक्शन, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की एक्टिविटी देखने मिलती है। और बाकी के जो ऑप्शंस दिए थे जैसे डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ लीव्स। ठीक, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम अफेक्ट सेल वॉल फॉर्मेशन कॉजिंग स्टंटेड ग्रोथ, नॉट इटिकुलेशन। वायरस इन्फेक्शन, वायरसेस कॉज करते हैं डिजीज लाइक मोजाइक पैटर्न्स या फिर कर्लिंग ऑफ लीव्स, लेकिन इटिकुलेशन नहीं। ये एक पहले भी आपको बताया था। ठीक, तो ये लिखा है कि चेंज इन कलर, द डिसअपियरेंस ऑफ ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स मे टेक प्लेस ड्यू टू मेनी एनिमेट इनएनिमेट कॉजेस, इफ इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ लाइट तो हम इसको इटिकुलेशन बोलेंगे, अदरवाइज इसको हम क्लोरोसिस बोलेंगे। यहाँ पे वही जो लीव्स, द लीव्स मे शो येलोइंग और वाइट कलरेशन, तो एल्बिनिज्म इसको बोलेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखा है कि चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ये लाइन आप देखो, चेंज इन कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, पर्पल और ऑरेंज इज कॉल्ड क्रोमोसिस। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे टर्म मिल रहे हैं, क्या? क्लोरोसिस, एल्बिनिज्म, इटिकुलेशन, क्रोमोसिस, एक और है नेक्रोसिस, मतलब द कंडीशन इन विच देयर इज अ क्लियर, ये नेक्रोसिस एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे क्लियर कट डेथ देखने मिलता है, डेथ ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इसको बोलेंगे नेक्रोसिस। किसके द्वारा होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एक्सेट्रा। ठीक, तो नेक्रोसिस, क्रोमोसिस, क्लोरोसिस, इटिकुलेशन, इन सब के आप एक चाहो तो नोट्स बना लेना, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लाइंग मैमल? तो एरिनेशियस, राइनोलोपस, साइनोप्टेरस, डेमोडस। तो ध्यान रहे ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि फ्लाइंग मैमल के बारे में पूछा है, तो जो एरिनेशियस है वो हेजहॉग होता है, जो कि टेरेस्ट्रियल मैमल है, उड़ते नहीं हैं ये, दे डू नॉट फ्लाई। बाकी के जो ऑप्शंस दिए थे जैसे कि राइनोलोपस, ये जीनस है हॉर्स शू बैट्स का, ये उड़ सकता है। साइनोप्टेरस जीनस ऑफ फ्रूट बैट्स, जिसको हम बोलेंगे मेगा बैट्स, ये उड़ सकते हैं। डेस्मोडस, ये रोटंडस, ये वैम्पायर बैट है, ये भी उड़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकते हैं कि वैम्पायर बैट बता दो। ठीक, हालांकि ऐसा रिपीट तो नहीं करते। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मुझे मिले, तो मैंने यहाँ पे एडिट करके लिखा है, जैसे ये है, यही ऐसे दिखता है एरिनेशियस हेजहॉग जिसको बोलेंगे, ये उड़ता नहीं है, देखने से ही लग रहा है क्या ही उड़ेगा। ठीक, ये उड़ता होगा, देखने से ही लग रहा है। तो ये है राइनोलोपस हॉर्स शू बैट्स। उसके बाद यहाँ पे ये है, ये काफ़ी क्यूट है, साइनोप्टेरस, ये साइनोप्टेरस जिसको हम बोलेंगे जीनस ऑफ फ्रूट बैट या फिर मेगा बैट। ठीक, उसके बाद ये है हमारे पास डेस्मोडस, यही है जिसके ऊपर बहुत सारी फिक्शनल मूवीज़ बनी हैं, नॉवेल्स लिखे गए हैं, वैम्पायर बैट ये। ठीक, तो कहाँ मिलेगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमको मिलेगा जो कोतपाल की बुक है उसमें मिलेगा। टेरोपस, उसमें लिखा हुआ है टेरोपस या फिर साइनोप्टेरस फ्रूगीवोरस बैट्स होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लाइंग फॉक्सेस। फॉक्स लाइक हेड होता है, लॉन्ग स्नाउट्स होते हैं, लार्ज आइज होते हैं। ध्यान रहे, नेक्स्ट टाइम आपसे कभी पूछ सकते हैं कि फ्लाइंग फॉक्सेस क्यों बोलते हैं ना, फॉक्सेस से उनका क्या रिलेशन, जैसे बोलते हैं डॉग फिश को डॉग फिश क्यों बोलते हैं, डॉग से उनका क्या रिलेशन, उस तरीके से फ्लाइंग फॉक्स को क्यों बोलते हैं फॉक्स, मतलब इसको दोनों को मिक्स क्यों किया गया है। तो इसको याद रखना, फॉक्स लाइक हेड होता है, लॉन्ग स्नाउट होता है, लार्ज आइज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ था कि राइनोलोपस इंसेक्टिवोरस बैट्स होते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिए थे, हॉर्स शू बैट, राइनोलोपस, माउस टेल्ड बैट,
राइनोपोमा। डेस्मोडस वैम्पायर बैट लिखा था जेनेरा डेस्मोडस मेगाडर्मा। इतना मिला था। और एनसीईआरटी में क्या लिखा था? एनसीईआरटी में लिखा था टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स। ठीक, तो ये हो गया। क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन जो है, तो जो मोलस्का वाला क्वेश्चन था वो भी कोतवाल वाली बुक से सॉल्व हो जाएगा, जो मैमल का क्वेश्चन है ये भी उसी बुक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया एरिनेशियस। आगे चलते हैं 122 वाले क्वेश्चन पे। कहाँ गया ये यहाँ पे क्वेश्चन है बर्ड का। अगेन एनसीईआरटी से आप सॉल्व नहीं कर सकते। इनकरेक्ट बता दो बर्ड्स के लिए। बर्ड्स हैव मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, बर्ड्स फ्लाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मूवमेंट, ईयर ऑफ बर्ड्स हैव कॉक्लिया विद ऑर्गन ऑफ कॉटाई, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय माइग्रेटरी बर्ड्स इज 90,000 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे जो डेटा है, सबसे पहले ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 2 और 3। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो ईयर वाला ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है, जो प्रिंसिपल किस मतलब कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मूवमेंट वाला ये भी इनकरेक्ट है। लेकिन अगर हम ठीक ठीक देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले बर्ड्स डू नॉट फ्लाई यूजिंग डायरेक्ट मूवमेंट, इंस्टेड दे फ्लाई इस प्रिंसिपल पे। जो ऑप्शंस दिए थे उनको देखते हैं। लिखा था कि बर्ड्स हैव मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। ट्रू, सभी बर्ड्स जो है वो कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुए थे, थेरोपॉड डायनासोर्स। ठीक, याद रखना है। बर्ड्स ईयर्स हैव कॉक्लिया विद द ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ट्रू है, बर्ड्स के पास कॉक्लिया होता है, सेंसरी हेयर सेल्स भी होते हैं, लेकिन इनका जो कॉक्लिया है काफ़ी शॉर्ट होता है दैन इन मैमल्स। लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी डिस्टेंस 90,000 किलोमीटर दिया है। ट्रू, जो आर्कटिक टर्न है स्टर्ना पैराडीसी ट्रैवल्स नियरली 90,000 किलोमीटर्स एनुअली। लेकिन जो कोतवाल की बुक है उसमें आप देखोगे तो ये डेटा मेंशन नहीं है। ठीक, वहाँ पे क्या मेंशन आगे हम देखेंगे। एक जो फिश मछली है वो किस प्रिंसिपल पे मूव करती है, इसको ध्यान रखना, डायरेक्ट मूवमेंट। ठीक, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। लेकिन जो एक बर्ड है वो प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट मूवमेंट पे उड़ता है। और जो उसमें कोतवाल वाली बुक में डेटा दिया हुआ था वो ये था कि 2400 माइल्स, इतना मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस देखने मिलता है, मतलब 3862 किलोमीटर्स। तो बुक में क्या दिया था, ऑफिशियल आंसर क्या दिया हुआ है, और उसके बाद हम क्या सही मान रहे हैं, इन सब के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होना चाहिए था, इसीलिए 2 तो 100% सही आंसर होने, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक, 122 का। लेकिन वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ईयर वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ईयर वाला काफ़ी डिटेल में कोतवाल की बुक में भी नहीं दिया हुआ है। वहाँ पे बस एक मतलब बहुत ही जेनरिक टर्म, जो वहाँ पे जनरल फीचर्स होते हैं ना, उसमें दिया है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, ये लाइन नहीं लिखी हो, काफ़ी डिटेल जाके पूछा है। ठीक, तो इसीलिए दोनों को ही गलत मान लिया है। आगे देते हैं हिसारडेल। हिसारडेल एक न्यू ब्रीड है शीप का। किससे डेवलप किया गया? डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ पंजाब लोही एंड मरीनो रैम्स, डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी यूज मरीनो रैम्स, डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी रैम्स एंड पंजाब यूज। तो 123 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ये सेकंड है, बीकानेरी यूज और मरीनो रैम्स। ठीक, एक्सप्लेनेशन पार्ट अगर हम देखते हैं तो हिसारडेल जो है वो एक हाइब्रिड ब्रीड ऑफ शीप है, डेवलप्ड बाय इन हिसार हरियाणा में, और मे बी इसीलिए पूछा हो। इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग बीकानेरी इंडिजिनस यूज विद द ऑस्ट्रेलियन मरीनो रैम्स टू इम्प्रूव वूल क्वालिटी एंड ईल्ड। बाकी के जो ऑप्शंस हैं जैसे कि पंजाब लोही मरीनो रैम्स इनकरेक्ट है। लोही शीप प्राइमरीली पंजाब और पाकिस्तान रीजन में देखने मिलता है, और ये जो है हिसारडेल ब्रीडिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। बीकानेरी रैम्स और पंजाब यूज इनकरेक्ट है। बीकानेरी यूज फीमेल वर यूज्ड इन क्रॉस ब्रीडिंग नॉट रैम्स। बीकानेरी यूज और मांड्या शीप इनकरेक्ट, क्योंकि जो मांड्या शीप है कर्नाटका से मीट प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, वूल क्वालिटी के लिए नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। ये कुछ इस तरीके से बीकानेरी यू, ये है हमारा बीकानेरी यू, इस तरीके से देखने मिलता है, और मरीनो रैम्स इस तरीके से, दोनों को जोड़ देंगे तो ये मिलेगा। ठीक, हिसारडेल। ठीक, और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हिसारडेल एक न्यू ब्रीड ऑफ शीप है, डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी यूज एंड मरीनो रैम्स। ये जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 124। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो 680, 900, 1450 और सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। होमो हैबिलिस 680, 124 की अगर बात करी जाए तो ये जो है सही है। होमो इरेक्टस ये भी सही है। निएंडरथल 1450 अगेन सही है, सभी सही है।
एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, तो जो डेटा दिया हुआ ये है कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनॉइड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस, ब्रेन कैपेसिटी 650 टू 800, होमो इरेक्टस 900, नियंडरथल 1400। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप मानते हो कि यहाँ पे अगर आप देखो ये जो डेटा है ये एक जगह मिला, तो जैसे ये आप देखोगे 1450 सीसी नियंडरथल्स, ये डेटा है हमारे पास, ठीक। और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 1400। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, नियंडरथल मैन विद ब्रेन साइज 1400, और आपके ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है 1450। लेकिन जो 1450 है इसको सही माना गया है, ठीक। मतलब ये कि एनसीईआरटी का जो डेटा है उसको मतलब ऐसा नहीं कि बस रिजिड है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि अगर 1400 भी है तब भी चलेगा, 1450 है तब भी चलेगा, ठीक। बाकी जो एक स्टैंडर्ड है वो तो यहाँ पे जो मिला एक जगह वो यही है कि चिंपैंजी का 325 से 510 के आसपास क्रेनियल कैपेसिटी है, ऑस्ट्रेलोपाइथेकस का 350 टू 450 है, होमो हैबिलिस का 735 के आसपास है, जावा एप मैन 940, पिकिंग मैन 850 1200 के आसपास है, और ये इतना नियंडरथल 1450। क्रो मैग्नन काफ़ी फेवरेट रहा है, 1650 यहाँ लिख दिया है, कहीं कहीं 1450 देखने मिलता है। लिविंग मॉडर्न मैन 1300 से 1600 के आसपास है सीसी। और यहाँ पे एक और जगह मिला, तो ये थोड़ा सा आप एक नज़र देख लेना। जैसे यहाँ पे होमोसेपियंस का दिया है 1200 से 1600 के आसपास, ठीक। बाकी डिटेल है। फिर हाँ, और एक चीज़, ये तो हो गया, एक चीज़ ध्यान रखना है माइंड में, वो ये कि कभी आपसे अगर पूछते हैं ना, जैसे ये है मान लीजिए ये बिग साइज़ है और ये जो है स्मॉल साइज़ है, तो ध्यान रहे जो पुराने वाले मानव थे उनके ब्रेन का जो साइज़ था वो तो काफ़ी बड़ा ही था। बात होती है ना कि मतलब आईक्यू का लेवल क्या है, कैपेसिटी क्या है, वो अलग है। तो ये भले छोटा है, आज के जो होमोसेपियंस है उनका ये छोटा है, लेकिन उसके बाद भी इनकी जो सोचने की कैपेबिलिटी है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो साइज़ मैटर नहीं करता है, एटलीस्ट यहाँ मैटर नहीं करता है, ठीक। तो बड़े साइज़ का मतलब उसको बोलेंगे कि उतना, ऐसा नहीं है कि बड़ा साइज़ है तो इंसान ज़्यादा बुद्धिमान था उस टाइम पे, बुद्धिमान होता तो वैसा नहीं होता, इवॉल्व होके होते होते अभी जो है छोटे ब्रेन का साइज़ हो गया है, ठीक। तो आईक्यू मैटर करता है, साइज़ नहीं। विच वन ऑफ दीज डज नॉट हैव साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, पाइवोट जॉइंट, वर्टिब्री, हिंज जॉइंट। तो 125 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ये सभी जॉइंट्स होते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी ठीक ठीक पढ़ी है तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन में क्या लिखा हुआ है ये मैंने स्क्रीनशॉट ही पूरा ले लिया, क्योंकि हम सिनोवियल पढ़ रहे हैं तो सिनोवियल देखते हैं। ये है सिनोवियल जॉइंट्स, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स, सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट। ये जॉइंट्स हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, सब जानते हैं। ये हमारे काम का है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, पिवोट जॉइंट एटलस एक्सिस के बीच में, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच में, सैडल जॉइंट कार्पल मेटाकार्पल के बीच में। ये सब इनके एग्जांपल्स हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमारा यही सही होगा कि वर्टिब्रा तो इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, बाकी सब दिया हुआ था, नॉट पूछा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है 126, यहाँ पर जो 126 है नॉट एरोमेटिक अमीनो एसिड पूछा, टायरोसिन, फेनिल एलेनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, वैलिन 3। बाकी सब हैं। एनसीईआरटी लाइन आप देखोगे तो लिखा है कि देयर आर अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, टायरोसिन, फेनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफन। तो आप इसको टी स्क्वायर या ट्राई पीटी करके याद कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे वैलिन नहीं दिया है इसलिए वैलिन नहीं होगा। बाकी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, जैसे टायरोसिन कंटेन्स फेनॉल रिंग, फेनिल एलेनिन कंटेन्स बेंजिल ग्रुप, ट्रिप्टोफन कंटेन्स इंडोल रिंग। थोड़ा सा ध्यान रखना। वैलिन जो है वो एक ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड होता है, नॉट एरोमेटिक, इट लैक्स बेंजीन, ठीक, या साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है, अच्छा लगा तो यहाँ पे चिपका दिया। मेटाबॉलिज्म ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, फेनिल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन। स्ट्रक्चर देख लेना एक बार, ठीक। अगला है जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू प्लीयोट्रॉपिक जीन म्यूटेशन। तो डाउन सिंड्रोम, हंटिंगटन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेनिलकीटोन्यूरिया। ये है एनसीईआरटी का जो स्क्रीनशॉट है, उसमें अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि जब एक सिंगल जीन कैन एग्जिबिट का मतलब होता है शो, दिखाना।
शो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन सच जीन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देखोगे कि कहाँ गया, फेनिलकीटोन्यूरिया, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू प्लियोट्रॉपिक जीन। तो 127 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फेनिलकीटोन्यूरिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपके उसमें दिया हुआ है ऑफिशियल आंसर की में 3, 4 दोनों दे दिया है। ठीक, ये मैंने अलग से लिख भी दिया है। और तो फेनिलकीटोन्यूरिया आपने देख लिया कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, प्लस सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी इन्होंने पता नहीं कहाँ से सही मान लिया है। खैर देखते हैं, प्लियोट्रॉपी occurs when a single gene mutation causes multiple effect on different traits. Cystic fibrosis एक pleiotropic genetic disorder है caused by mutation in CFTR gene. एक मिनट, लंग्स, पैंक्रियास एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम caused by trisomy 21, not a pleiotropic gene mutation. हंटिंगटन सिंड्रोम की अगर बात करी जाए, caused by mutation in HTT gene but not pleiotropic in traditional sense. जो फेनिलकीटोन्यूरिया है caused by a mutation in PAH gene leads to phenylalanine, ये बिल्डअप। ध्यान रहे, ये जो कुछ दिया हुआ है ना, जीन ये सब इनका फुल फॉर्म अलग से लिख दिया था ताकि समझ आए। ये है HTT जीन, हंटिंगटन जीन, यहाँ पे हंटिंगटन जीन, PAH यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जीन कॉजेस दिस। CFTR का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन। ठीक, उसके बाद वही लिखा है कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन जो रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सॉल्ट वाटर इन एंड आउट। ठीक, सो म्यूटेशन इन दिस जीन कॉजेस सिस्टिक फाइब्रोसिस। 128 देख लेता है, फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम ओवेरी टू यूट्रस, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस बता दो। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको देखेंगे सबसे पहले। ठीक, तो